सीख जाएंगे। चलिए, तो ध्यान दें, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। जरा आप लोग बताएंगे कि विच स्कूल ऑफ राइटर्स डज बीड आवर फर्स्ट हिस्टोरियन बिलोंग टू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बीड का नाम यदि आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बताइए कि जो बीड महोदय हैं ये किस जो है स्कूल को बिलोंग करते हैं। तो ये बीड जो है ये वास्तव में नॉर्थुम्ब्रियन जो स्कूल ऑफ लिटरेचर है उसको बिलोंग करते हैं। मेरा आप सभी से एक और प्रश्न है, अगर आप सभी बता पाए तो ये जो बीड महोदय वास्तव में किस पीरियड के जो है ये राइटर माने जाते हैं। यदि आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने आपको क्लैरिटी दी है कि जो बीड महोदय हैं इनको पहला हिस्टोरियन बोला जाता है, और ये अपने जितने भी वर्क है ये लिखते हैं लैटिन लैंग्वेज में। इनके जो भी वर्क हमें मिला वो सारे किस लैंग्वेज में है? लैटिन लैंग्वेज में है। और ये नॉर्थुम्बियन जो लिटरेचर है, एक एरिया है वहां पे जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसको नॉर्थुम्बियन स्कूल ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। उसके ये वन ऑफ द फेमस राइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को बता दें कि ये अभी मैंने पूछा था आप सभी से कि किस एज के राइटर हैं, तो बहुत अच्छा, आप सभी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि ये जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड के राइटर हैं। आप सभी अपने आप के लिए तालियां बजा लें जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं। एंग्लो सैक्सन, संजीत जायसवाल, चंचल, अर्पिता, सचिन, आनंद, सुप्रिया, सुषमा, अनीता पांडे, बहुत अच्छा जी। आप सभी लोग तालियों के हकदार हैं। आप सभी से मैंने पीरियड पूछा था, आप सभी ने सही बताया। सबसे पहला पीरियड है आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड। और अगर आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब और दे सके, देखो मैं बात में खेल में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, यदि उनके जवाब आपको आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप बेहतर कंडीशन में हैं। मेरा अगला प्रश्न आप सभी से यह है कि ये बताओ जो ये एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एग्जैक्टली स्टार्ट किस ईयर से माना जाता है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि वो कौन सी ट्राइब है जिसने सबसे पहले कांक्वर किया था, अटैक किया था, कहां पे? ब्रिटेन में। तो अगर आप ये दो प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। हु कॉन्क्वर्ड नॉर्थुम्ब्रिया इन द ईयर 867 डिस्ट्रॉइंग मोनास्ट्री एंड लाइब्रेरीज। आप सभी को पता है कि जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है उसको जो सबसे बढ़िया से रिप्रेजेंट जो स्कूल कर रहा था वो द स्कूल ऑफ नॉर्थुम्बियन था। अब उस नॉर्थुम्बिया के स्कूल को जो उसकी जितने भी लिटरेचर थे वो वहां की लाइब्रेरीज में और मोनास्ट्रीज में थी। इसी दौरान जो है ट्राइब आती है जो कि अटैक कर देती है और अटैक करके जो है इनकी मोनास्ट्रीज और लाइब्रेरीज को तबाह कर देती है, और इस तरह से जो है इनका पूरा लिटरेचर खत्म हो जाता है। तो कुड यू टेल मी कि वो कौन है पर्सन, वो कौन है ट्राइब? तो उस ट्राइब का नाम है डेन्स। तो आप लोग याद रखेंगे कि डेन्स वो ट्राइब है जो अटैक करते हैं एग्जैक्टली 867 में नॉर्थुम्बियन जो भी मोनास्ट्रीज हैं, लाइब्रेरीज। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने आप सभी से दो प्रश्न पूछा था और मैं देखूं क्या आप जवाब दे पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। आप सभी के लिए फिर से ढेर सारी तालियां। मैं नाम बार बार नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ढेर सारी बातें आपको बतानी है, आपको फील कराना है कि यस यू आर लर्निंग समथिंग स्पेशल। तो इसलिए अगर आपका नाम न लिया जाए तो प्लीज बिल्कुल नाराज नहीं होना है और बस सीखने की कोशिश करना है। तो मैंने दो प्रश्न पूछा था कि भाई ये बताओ कि ये जो आपका जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड है स्टार्ट किस ईयर से माना जाता है। तो ये स्टार्टिंग ईयर है 449। ठीक है, 449 ईस्वी में आप कह लीजिए या एडी बोल लीजिए। और ये जो है स्पेशली आप कई बार ऐसे लिखा हुआ आएगा कि एट द मिड ऑफ 5th सेंचुरी। तो एट द मिड ऑफ 5th सेंचुरी भी लिख के आ सकता है या 449 जो है एडी लिख के आ सकता है। डब्ल्यू लॉन्ग में यही दिया है और जितने भी दूसरे बड़े हिस्टोरियन हो इसी डेट पे काफी हद तक एग्री करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान देना है कि सबसे पहली अटैक करने वाली जो रेस थी उस रेस का नाम है ज्यूट। यहीं से अगला प्रश्न आप सभी के लिए बनता है कि वो 3 ट्राइब के नाम बताइए जो जर्मनिक ट्राइब्स थी जिन्होंने
अटैक किया था बारी बारी से इंग्लैंड के ऊपर और उसको कांक्वर करके वहां बस गए थे? अगर ये प्रश्न का भी जवाब आपको आता रहेगा तो बहुत अच्छा है। तब तक मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। एक बार मुझे आप लोग क्लियर करते रहेंगे कि मेरी वॉइस और वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है कि व्हाट इज वियर्ड, आप कह ले या वायर्ड बोल दें, ये वर्ड है एक, इन एंग्लो सेक्सन बिलीफ। एंग्लो सेक्सन बिलीफ में ये जो WIRD वर्ड है, इसका क्या मतलब है? एंग्लो सेक्सन किन किन चीजों पे विश्वास करते थे? तो आप सभी को बता दें कि एंग्लो सेक्सन जो है एक बहुत ही सी रोवर्स थे, समुद्री डाकू कह लीजिए, ठीक है। समुद्री यात्राएं बहुत ज्यादा करते थे। लव फॉर फ्रीडम था उनको, फ्रीडम को बहुत ही प्यार करते थे। विमेन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की भावना के साथ देखते थे। रिलीजियसनेस की बहुत अच्छी फीलिंग थी उनके अंदर, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड के थे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात कि नेचर के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिव थे, ठीक है। नेचर में विश्वास, आप सभी को पता है कि जो एकदम बिगिनिंग की स्टोरी रही है, उस समय लोग नेचर को मानते थे। ऐसे लोग को पैगन भी हम बोलते हैं, जो नेचर की पूजा करते हैं। नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे सन है, चंद्रमा है, मून है ना, ट्रीज हैं, ऐसे बहुत से इन सारी चीजों को मानते हैं, तो उनको पैगन भी बोलते हैं। तो ये उनकी विशेषता थी। एक और सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत ही फैटलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लोग थे, यानी फैटलिज्म में विश्वास करते थे, यानी फेट में विश्वास करते थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा दैट इज फेट, क्योंकि हम इस वर्ड के लिए पूछ रहे हैं। इस वर्ड का मतलब होता है WARD, मतलब फेट, जो यूज करते हैं। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी। देखिए एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि बीच में ले जाके पटक दिए कि बच्चा सोचे कि अरे सर तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, एकदम पहला आपका पीरियड एंग्लो सेक्सन पीरियड, वहां से मैंने स्टार्ट किया है। पहले लेक्चर में भी वहीं से क्वेश्चन लिया था, इस लेक्चर में भी वहीं से क्वेश्चन लिया हूं। तो एकदम बेसिक से हर एक सेक्शन को हम लेके चलेंगे। आप केवल मेरे साथ बहुत ईमानदारी के साथ अगर लग के पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं देखो, मैं बार बार कहता हूं, मैं नोट्स नहीं देता, मैं नोट्स की बात नहीं करूंगा आपसे, मैं अच्छी किताबों की बात करूंगा। तो अगर आप SK सर के साथ चलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं आपको एक छोटे से टीचर से लेकर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक बनाने का दम रखता हूं, क्योंकि मैं आज उस लेवल पे हूं और मैंने हर प्रकार के टीचर्स को बनाया है अपने गाइडेंस के द्वारा। तो उम्मीद है कि आपको भी बना सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कभी नोट्स की बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें, ऑथेंटिक बुक्स। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और वास्तव में अपनी लर्निंग को बेहतर करना चाहते हैं, तो कुछ किताबें हैं जो आप खरीद लीजिए। जैसे WJ लॉन्ग की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, एडवर्ड अल्बर्ट की बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, लिटरेरी टर्म्स के लिए MH अब्राहम की बुक है, पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक है। ऐसी कुछ अच्छी किताबें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, ताकि आप मेरे लेक्चर को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये बताओ कि वो कौन से 3 ट्राइब्स हैं जो सबसे पहले इंग्लैंड में आते हैं। और आप में से अभी तक किसी का जवाब शायद नहीं आया है, नहीं जवाब आ चुका है। नॉलेज विद मी और मनीष कुमार, चंचल, आनंद जी, आप सभी अपने लिए तालियां बजा ले। बहुत अच्छा, सचिन तोमर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 3 जो ट्राइब्स थी वो ज्यूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन थी, जो सबसे पहले आई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़े से आपको प्रश्नों का लेवल भी कठिन लगेगा और अलग अलग सेक्शन के प्रश्न मिलेंगे, तो आपके माइंड को थोड़ा सा वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी अपने आप को वो करें, एकदम कंसंट्रेशन के साथ लगे रहें, क्योंकि एक तरह की टॉपिक में नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि सोनेट पढ़ रहे हैं तो केवल सोनेट ही आज के लेक्चर में चल रहा है, नहीं। हम आपको पहले ब्लूप्रिंट दे चुके हैं, हम हर सेक्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अगला सेक्शन आ गया है, और नेक्स्ट सेक्शन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्रिटिसिज्म का सेक्शन। जो क्रिटिसिज्म कह लीजिए, या फिर मुख्य रूप से ये जो सेक्शन है ये है मूवमेंट, ये मूवमेंट का सेक्शन है। तो मूवमेंट के सेक्शन से इस बार हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और मूवमेंट के सेक्शन में हमने इस बार जो मूवमेंट लिया है वो लिया है न्यू क्रिटिसिज्म।
न्यू क्रिटिसिज्म एक बहुत ही बेहतरीन आप कह लीजिए रिवोल्यूशन था लिटरेचर के फील्ड में। जब ये आया तो सब कुछ सोचने का नजरिया जो स्टूडेंट्स का है, टीचर का है, एकदम से बदल गया लिटरेचर को लेकर। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो न्यू लिटरेचर से रिलेटेड है, न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म, ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म बिकेम करेंट। करंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज करंट में बन जाए, इसका मतलब कि पॉपुलैरिटी को पाले, फैशन में आ जाए। तो न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड जो है फैशन में आ गया, लोगों के जबान पे आ गया। कब? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ विच बुक, ऐसी कौन सी बुक थी जो पब्लिश हुई और उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म अचानक फैशन में आ गया। तो चलिए चारों बुक न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, लेकिन उस बुक को बताना है जिसकी वजह से न्यू क्रिटिसिज्म बहुत फेमस हो गया। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, चारों बुक्स ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। दुख का विषय है कि ज्यादातर लोग जवाब गलत दे रहे हैं। ज्यादा आप जो बुक का नाम बता रहे हो न्यू क्रिटिसिज्म का ही बुक है, लेकिन बात यह है कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। वेरी सॉरी, सभी का आंसर गलत हो गया इस बार। तो कोई बात नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो है द न्यू क्रिटिसिज्म। उस बुक का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म। देखिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे है भाई ये न्यू क्रिटिसिज्म नाम का बुक लिखने वाला कौन सा बंदा है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म बुक है ये एक बहुत अच्छे राइटर हैं जिनका नाम है J.C. रैनसम। ठीक है, जॉन क्रो रैनसम, इनकी बुक है द न्यू क्रिटिसिज्म और ये बुक आई थी 1941 में। और जैसे ये बुक आया, न्यू क्रिटिसिज्म का एक ट्रेंड लोगों के बीच में आ गया, लोग न्यू क्रिटिसिज्म की बात करने लगे। तो अब आप लोग बताइए, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये बहुत ही फेमस मूवमेंट है लिटरेचर का। अगर आप टी.एस. इलियट को पढ़े हो तो टी.एस. इलियट आप सभी के पीजीटी जीआईसी के सिलेबस में है। और आप सभी से मेरा प्रश्न है, अगर मेरे प्रश्न का जवाब आप दे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि टी.एस. इलियट वास्तव में किस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आप बता पाएंगे? और क्या आप उनके उस एसे का नाम बता पाएंगे जो कि बड़ा ही फेमस एसे है, जिसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था रोमांटिक लिटरेचर में, पोइट्री को लेकर, लिटरेचर को लेकर, उसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट दिया था। किसने? टी.एस. इलियट ने। पूरी तरह से विरोध में आ गए थे, वर्ड्सवर्थ के ठीक अपोजिट कॉन्सेप्ट दिया। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द एसे रिटन बाय टी.एस. इलियट? नाम बताना। चलिए जब तक आप मेरे प्रश्नों के जवाब तलाशें तब तक मैं कुछ और लेकर आ रहा हूं। देखो मैं ऐसे करूंगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकर तो आ रहा हूं 25 क्वेश्चन, लेकिन मैं बीच बीच में लगभग हर प्रश्न के साथ 2-3 क्वेश्चन ऐसे फेंकता रहूंगा आपके पास, 2-3-4 जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि आप थोड़ा दिमाग को एक सेकेंड के लिए भी खाली न रख पाए। और अगर जवाब देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं दे पाएंगे तो भी हम बताएंगे आपको, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इन विच ईयर वाज आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स एक बहुत बड़े राइटर हैं न्यू क्रिटिसिज्म के, और इनका एक बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये एक बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक कब आया था, वो कौन सा साल है जब आई.ए. रिचर्ड साहब का ये बुक आया था प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए 1 मिनट, मैं अब अपने प्रश्नों का जवाब दे दूं। मैंने आपसे पूछा था कि टी.एस. इलियट किस स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा टी.एस. इलियट जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं वो न्यू क्रिटिसिज्म ही है। टी.एस. इलियट न्यू क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हैं और उनका मानना है कि जो राइटर है उसकी बायोग्राफी से कोई मतलब नहीं है लिटरेचर का। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है वो बायोग्राफी से कोई, अगर आप उसमें बायोग्राफी को मिला ही दिए तब तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गए। अगर मैं आपके पास शेक्सपियर की बुक लेके जाऊं, शेक्सपियर के पोएम लेके जाऊं, आपसे कहूं ये शेक्सपियर का पोएम है, तो आप तो पहले ही शेक्सपियर की पर्सनालिटी से डर जाओगे। कोई कमी भी होगी तो आप उसमें अच्छाई देखने लगोगे। ठीक है, ये समस्या है। तो इसीलिए इन्होंने ये प्लान किया, ये आई.ए. रिचर्ड साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इन लोगों ने ये प्लान किया कि कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे को पता ही ना चले
कि ये भैया किसका लिखा हुआ है, ताकि बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करे, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जनरल थ्योरी है, वो हर किसी के ऊपर लगा सके और इस तरह से लिटरेचर को समझ सके। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पे ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म है, ये बुक आया था 1920। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये 1924 में बुक आया था, इसे नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा अर्पिता, वाह वाह, अर्पिता के लिए तालियां हो जाए, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अर्पिता ने उस स्पेशली ऐसे का नाम मैंने पूछा था कि बताओ कौन सा ऐसे है जहां पे टीएस एलियट कहते हैं कि पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस। ये टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इमोशन से दूर जाना होता है पोएट्री, इमोशन को लूज करना नहीं होता है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। और ये क्या कहते हैं, इट इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशंस। ये किस बुक में कहते हैं, किस एसे में कहते हैं? एसे का नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये नोट कर लें, बहुत ही फेमस एसे है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, बहुत ही फेमस एसे है। हाँ, एक बुक आई थी, उसी बुक में ज्यादातर एसेज आए थे, जिसका नाम था द सीक्रेट वुड। ये लगभग 1919 के आसपास बुक आई थी, उसी में ये सारे एसेज लगभग आते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे एसेज लगभग लिखे हैं उसी के आसपास। ठीक है, इसी में ये जो लाइन मैंने बोली है कि इट इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एस्केप फ्रॉम इमोशन, बहुत ढेर सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इन्होंने जो कि एक तरह से रोमांटिक जो कॉन्सेप्ट था लिटरेचर का, जिसमें पर्सनल फीलिंग को, पर्सनल टच को, राइटर की बायोग्राफी को, राइटर की हिस्ट्री को बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाता था रोमांटिक लिटरेचर में। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म में ऐसा नहीं है, पूरी तरह से राइटर को बाहर कर देना है, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए जी, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। बहुत अच्छा, अर्पिता जी कह रहे हैं कि टॉक्स अबाउट इम्पर्सनैलिटी। बिल्कुल, जहां वर्ड्सवर्थ साहब पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनल फीलिंग की बात करते हैं, वहीं पे टीएस इलियट साहब का जोर है इम्पर्सनल होने पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने पे। आप सभी को एक और, अभी ऊपर ही आप लोग बात कर रहे थे कि टीएस इलियट का एक बहुत ही फेमस ऐसे है। देखो, मैं सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूं, एग्जाम के क्वेश्चन से मैं कोई भी चीज आपसे 1% 0.0% भी एक्स्ट्रा बात और एक्स्ट्रा टॉक नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करूंगा जो एग्जामिनेशन में आए हैं या जो आपको जानना बहुत जरूरी है। टीएस इलियट साहब का एक बहुत ही फेमस ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने बात की है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप किसी लिटरेचर को पढ़ें तो आपको ऐसा लगे जैसे सेट ऑफ इमेजेस आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा फील होने लगे आपको, आप जब पढ़ो तो ऐसा महसूस हो, वैसा ही दृश्य आपके दिमाग में चलने लगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपके माइंड में आ गया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो अच्छा लिटरेचर होता है उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होना ही चाहिए। ये किसकी कहना है? टीएस इलियट का। कहां कह रहे हैं? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स नाम का एक ऐसे है, वहां बोल रहे हैं। और टीएस इलियट साहब यहां पे 2-3 बातें और कह रहे हैं कि हैमलेट जो है अपने आप में क्या है, एक आर्टिस्टिक फेलियर है। हैमलेट क्यों आर्टिस्टिक फेलियर है? क्योंकि हैमलेट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं फील होता है। इसके अलावा ये साथ ही साथ 2-3 और प्ले हैं जिनको कहते नहीं, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मैकबेथ, मैकबेथ को कहते हैं बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जांपल है, जिसमें स्लीप वॉकिंग सीन है। ठीक है, इसके अलावा रोमियो एंड जूलियट में बालकनी सीन है। इसके अलावा जो है आपका कैरियोलोनस जो प्ले है, एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का, इसको भी कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का एग्जाम्पल है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, और आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दें, विच ऑफ आई ए रिचर्ड्स वर्क
आइए रिचर्ड्स का ऐसा कौन सा वर्क है जो कि उनके प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अलावा इन्फ्लुएंस न्यू क्रिटिसिज्म, यानी आइए रिचर्ड साहब आप सभी को बता ही चुका हूं कि न्यू क्रिटिसिज्म के एक राइटर माने जाते हैं, और इनका एक वर्क तो आपने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जान ही लिया है। भाई एक दूसरा वर्क का भी नाम बता दो जो बहुत ही हाईली जो है इन्फ्लुएंशियल वर्क था न्यू क्रिटिसिज्म में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप नाम बता सकते हैं? जरा ध्यान दें। तो यहां पे जो बुक है उस बुक का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये बहुत ही फेमस बुक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और इस बुक में जो है, इस बुक में जो कॉन्सेप्ट देते हैं, ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये दिया किसने है? आइए रिचर्ड्स ने दिया है। रिचर्ड साहब इसमें इसी चीज पे बात करते हैं। एक्चुअली रिचर्ड साहब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और इन्होंने क्या किया, जो अपने स्टूडेंट्स थे, तो जब उनको क्या किया कि कुछ पोएम्स दिए, कुछ लिटरेरी वर्क्स दिया और कहा कि इसमें आप जो है छाटिए, इसको जो है एनालाइज करिए, लेकिन उन्होंने राइटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारा हटा दिया। और इस तरह से जो स्टूडेंट एनालाइज करते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क को, इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आप सभी समझ लें, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाली बुक आई थी, ये वास्तव में आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कब आई थी, तो ये 1929 में आई थी। और जो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये आपको ऊपर ही बता चुका हूं, 1924 में आई थी। इसके अलावा एक छोटा सा और जानकारी आप लोग को बता दूं आगे बढ़ने से पहले। एक्चुअली आप अगर ध्यान दें तो ये जो अभी हमने किया है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, इसमें दो और बड़े फेमस बुक थे, उनके नाम थे, उनके बारे में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये जान लें। एक्चुअली दो बुक हैं, ये न्यू क्रिटिसिज्म के बड़े फेमस बुक हैं। जैसे एक है आपका अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, ये 1938 में आया था, और दूसरे बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। ये दोनों बुक जो है न्यू क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट बुक हैं। अब ये बताइए कि ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था क्लिंथ ब्रुक्स एंड रॉबर्ट पेन वारेन। ये दो बहुत बड़े राइटर हैं और इन दोनों ने मिलकर इन दोनों बुक को एडिट किया था। इन्होंने क्या किया था, शुरू से लेके अब तक जितने भी फेमस पोएम्स थे उनको अंडरस्टैंडिंग पोएट्री में ऐड किया था, और जितने भी शॉर्ट स्टोरीज थे फिक्शन के थे उनको इन्होंने अंडरस्टैंडिंग फिक्शन में किया था, और अपने तरह से बहुत अच्छे तरीके से न्यू क्रिटिसिज्म के पैटर्न पर उसको एनालाइज किया है। तो बहुत ही फेमस बुक है, और ये दोनों राइटर का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि ये दोनों न्यू क्रिटिसिज्म के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं। I hope it is very clear to everyone. चलिए, अब इसके बाद से जो है आपको हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और ये अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में आपको जितनी भी बात अभी तक मैंने न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बताई है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे तो शायद आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। चलिए जल्दी से देखिए, प्रश्न क्या है आप सभी के सामने कि न्यू क्रिटिसिज्म अपोज, न्यू क्रिटिसिज्म जो है विरोध करता है, किसका विरोध करता है? द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट इन विच थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ लिटरेचर। न्यू क्रिटिसिज्म जो है तीन चीजों की बात, तीन चीजों का विरोध करता है। वो कौन से थ्री चीजें थी? थ्री पर्टिकुलर डोमेन था जिसको अब तक बहुत मान्यता मिल रही थी, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म ने कहा जल्दी से आप निकल लो, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है हमारे जो है अब इस युग में, न्यू क्रिटिसिज्म के युग में अब उन तीन चीजों की कौन सी चीजें जिनकी जरूरत नहीं रही। तो आप ध्यान से पढ़िए और बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए वो कौन सी तीन चीजें हैं। मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जवाब देना है उनका तो किसी का जवाब नहीं आ रहा है, और ये बीच में कोई लिटिल बॉय सैफ हैं, इनको शायद किसी कोचिंग वाले ने पैसा वैसा दिया है, तो ये जम के यहां पे बुराई कर रहे हैं। जिनको जवाब देना है वो लोग कहां हैं? जवाब दीजिए और जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देके बताएं आप। अगर आप ध्यान देंगे तो मॉरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज एंड ग्रेट ट्रेडिशन, क्या इनको रिजेक्ट करता है न्यू क्रिटिसिज्म? नो। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी आंसर, बायोग्राफीज ऑफ ऑथर। जो ऑथर की बायोग्राफी है इनको रिजेक्ट करता है। इसके अलावा सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर है, इसको रिजेक्ट करता है। और लिटरेरी जो हिस्ट्री है
उसको रिजेक्ट करता है, कहता है भैया कोई हिस्ट्री की जरूरत नहीं है, कोई बायोग्राफी की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के सोशल कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है किसी भी लिटरेचर का अध्ययन करने के लिए, उन सबको किनारे करो और फिर लिटरेचर का अध्ययन करो। ये है आपका न्यू क्रिटिज्म। तो बी आंसर विल बी द राइट वन। भाई इतने डीपर लेवल पे पढ़ा रहा हूं इतने डीपर लेवल पे बता रहा हूं, अगर आपकी तालियां ना बजे तो फिर सब बेकार हैं। एकदम डीपर से डीपर लेवल पे हम आपको लेके चल रहे हैं, वहां तक जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई क्लास लिटरेचर का आपको इस डीपर लेवल पर लेकर जाएगा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बीच बीच में, आपकी मुस्कुराहट नहीं रुकनी चाहिए, जो आप फील कर रहे हैं सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो जरूर मुझे दिखना चाहिए आपके कमेंट के द्वारा। मैं आपके नाम ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप जो भी करेंगे वो हमें दिखाई पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने न्यू क्रिटिज्म के 3 क्वेश्चन हम लेकर आए और कोशिश किया कि आपको इस मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझा सकें। 3 क्वेश्चन से ज्यादा ले नहीं सकते, फिर अगली क्लास में देखेंगे। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक लिटरेरी क्रिटिज्म का क्या है। तो अगला जो लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है वो है आपका फिगरेटिव, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब हम फिगर ऑफ स्पीच के 3 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, आप लोग फिगर ऑफ स्पीच को बहुत सिंपल लेवल पे लेते हैं, मैंने फिगर ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चन बनाए हैं बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आपने उस तरह से पढ़ा होगा तो शायद आप जवाब दे पाएंगे। जरा ध्यान दें यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अगर कोई फिगरेटिव लैंग्वेज है तो उसमें मेन चीज क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसपे वो जोर देता है। तो इट यूजेज वर्ड्स इन देयर लिटरल मीनिंग, क्या उनकी जो लिटरल मीनिंग होती है वैसे ही उन वर्ड्स को यूज करता है, या फिर इट डिपार्ट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड वर्ड मीनिंग ऑर्डर फॉर स्पेशल इफेक्ट। क्या यह दूसरा वाला काम करता है? यस। तो इसका आंसर होगा बी। ये लिटरल मीनिंग पे जोर नहीं देता है, ये लिटरल मीनिंग से थोड़ा अलग जाने की कोशिश करता है और एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है फिगरेटिव लैंग्वेज। वो चीज आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो बात सिंपल तरीके से कही जा सकती है उसको अलग तरीके से थोड़ा सा अलंकृत तरीके से कहने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है और इसे ध्यान दें कि व्हाट आर फिगर्स ऑफ थॉट। ये जो फिगर्स ऑफ थॉट है आल्सो नोन एज, बताइए जो फिगर ऑफ थॉट है इसको और किस नाम से जानते हैं। स्पेशली जो आपका फिगरेटिव लैंग्वेज होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका है फिगर ऑफ थॉट और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये वाला जो पार्ट है फिगर ऑफ थॉट, इसको किसी और नाम से भी जानते हैं। कुड यू टेल मी द अनदर नेम? तो दूसरा नाम है ट्रोप्स। जितने भी लोग बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग सही हैं, सब लोग अपने लिए तालियां बजा लें। बी विल बी द करेक्ट आंसर, सी और डी नहीं, सॉरी सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, बी नहीं होगा सी। ठीक है, आप लोग को मैंने एक्चुअली देखो एमएच अब्राहम की बुक में जो एग्जैक्ट लाइन है वो मैं आपको रीड कर दे रहा हूं। लिखा हुआ था कि फिगरेटिव लैंग्वेज हैज ऑफन बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्लासेस में डिवाइड की जाती है। पहला है फिगर ऑफ थॉट या इन्हीं को ट्रोप्स बोलते हैं आप, और दूसरा है आपका फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये है, बाकी फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अभी और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, शायद इस प्रश्न का आप जवाब दे पाए। जल्दी से आप लोग ध्यान देंगे। हु रोट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओरेटरी, ये बहुत ही बढ़िया एक बुक है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओरेटरी विच कंटेन्स एन इन्फ्लुएंशियल ट्रीटमेंट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। बताइए भैया, एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, 1st सेंचुरी में लिखी गई थी, जिस बुक का नाम है इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओरेटरी। ये बुक लिखी गई थी। इस बुक में बहुत पहले ही फिगरेटिव लैंग्वेज पे बहुत जोर देके बताया गया। अगर आपके पास एमएच अब्राहम की बुक हो तो उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को बताया गया है। फिलहाल पहले राइटर का नाम जान लें। आप लोग जब तक राइटर का नाम जल्दी से गेस करें और बताएं, जल्दी से आप लोग राइटर का नाम गेस करेंगे, बताएंगे। राइटर का नाम है क्विंटिलियन। क्विंटिलियन वो पर्सन है जिन्होंने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता दें। एमएच अब्राहम की बुक है, वहां सीधे सीधे उन्होंने मेंशन किया है
कि द रोमन क्विंटिलियंस इंस्टीट्यूट ऑफ ओरेटरी, जो कि 1st सेंचुरी एडी में लिखी गई थी, एग्जैक्ट लाइन में कोट कर रहा हूं, बुक 8 एंड बुक 9, बुक 8 और बुक 9 में उन्होंने बात किया है, ठीक है, एज हैविंग द फुलेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छे से उन्होंने डील किया है फिगरेटिव लैंग्वेज को बुक 8 एंड बुक 9 में। अब ये जो बुक है एग्जैक्टली इसका नाम था इंस्टीट्यूटो ओराटोरिया, ठीक है, इसको इंग्लिश में इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओरेटरी बोलते हैं। ये वास्तव में 12 वॉल्यूम का टेक्स्ट बुक है, 12 वॉल्यूम है इसमें, और ये जो बात करता है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रेटोरिक की बात करता है, ठीक है, और ये बहुत ही फेमस बुक है। ये पब्लिश हुआ था लगभग 95 एडी के आसपास में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोग जवाब देंगे। मैं फिर आप सभी से बता दूं कि मैं आपको इतनी चीजें देना चाहता हूं कि आपका नाम लेना भूल जा रहा हूं, नाम नहीं ले पाऊंगा कई बार, आप बस पढ़ने और लर्न करने पे ध्यान दें। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, व्हाट इज मीटर डिफाइंड एज इन द टेक्स्ट, ठीक है। जब एमएच अब्राहम की आप बात करते हैं या कहीं पर भी बात करते हैं तो वहां पे मीटर, जब मीटर जो लिखा होता है तो मीटर को कैसे आप डिफाइन करेंगे, मीटर को किस प्रकार से आप पहचानेंगे किसी टेक्स्ट में, तो ध्यान दें यहां पे द रिदम ऑफ स्पोकन इंग्लिश, क्या ये मीटर है, या फिर द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ अ प्रोमिनेंट फीचर इन स्पीच साउंड, क्या ये आंसर होगा मीटर का डेफिनेशन, या द नंबर ऑफ लाइंस इन अ पोयम, क्या ये मीटर के लिए जरूरी है, या द साउंड ऑफ राइम्स ये जरूरी है। मीटर के 2 क्वेश्चन में लेके आया हूं, बड़े प्यारे प्यारे, जल्दी से आप लोग देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी, द रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब क्या हो गया, बार बार आवृत्ति होना, बार बार आना, इन अ रेगुलर यूनिट। रेगुलर यूनिट का मतलब कि किसी लाइन में कह लीजिए आप, ठीक है, या कोई स्पीच साउंड हो सकता है उसमें बात कर लें आप, तो बार बार आवृत्ति होगी किसी रेगुलर यूनिट में, आप प्रोमिनेंट फीचर, किसी एक प्रोमिनेंट फीचर का इन स्पीच साउंड, यानी जब हम बोलते हैं तो जो साउंड निकलता है उस साउंड के किसी फीचर का बार बार रिपीटिशन आपको किसी यूनिट में मिलेगा, यानी हर लाइन में आपको मिलेगा। तो जब सेम तरह की लाइन मिलती है, सेम तरह का रिपीटिशन होता है तो उसको मीटर बोलते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि अगर कोई लाइन है उसमें आयम्ब एक प्रकार का फुट होता है और उस फुट में पहले क्या होता है, अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, इस तरह का साउंड पैटर्न आता है, ठीक है, स्पीच साउंड आता है। तो जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस साउंड का जो पैटर्न है जो कि एक फुट बनता है जिसका नाम है आयम्ब, जब ये किसी लाइन में 5 बार आएगा तो क्या बन जाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये मीटर कौन सा बनेगा, आयम्बिक पेंटामीटर। जब ये 2 बार आएगा तो आयम्बिक डाईमीटर, 3 बार आएगा तो आयम्बिक ट्राईमीटर, 4 बार आएगा तो आयम्बिक टेट्रामीटर। तो इस तरह से हम पहचानते हैं। अगर यही जो है 6 बार आ गया तो आयम्बिक हेक्सामीटर। क्लियर है सभी को? तो आपका बी आंसर विल बी द राइट वन। चलिए अगला प्रश्न देखें, और ये बहुत इजी प्रश्न है, आज का सबसे इजी प्रश्न यही है कि कंपोजिशंस रिटेन इन मीटर आर आल्सो नोन एज। ऐसे कंपोजिशन जो मीटर में लिखे जाते हैं, आप बताएंगे भाई ऐसे जो कंपोजिशंस हैं जो मीटर में लिखे जाते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, कुड यू टेल, जल्दी बताइए। थोड़ी मेरी गाड़ी तेज चल रही है जल्दी आप लोग बताएंगे कि भैया जो कंपोजिशन मीटर में होता है, यानी मीटर को जो फॉलो करता है, ऐसा कंपोजिशन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा जी, ये वर्स कहलाता है। तालियां हो जाए जितने भी लोग वर्स बता रहे हैं। हिमांशु यादव, और मैं कुछ लोग के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला आपका सेक्शन है वो है स्टैंजा फॉर्म। स्टैंजा फॉर्म से हम 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं स्टैंजा की कितनी समझ है आपको। व्हाट टिपिकली मार्क्स द स्टैंजाज ऑफ अ गिवन पोयम। जो एक गिवन पोयम होता है, कोई भी पोयम होता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो स्टैंजा को मार्क करती है, महत्व रखती है स्टैंजा के लिए, जरा देखते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है।
अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ इमेजरी, क्या आपको स्टैंजा में कोई इमेजरी का बार बार पैटर्न दिखता हुआ नजर आता है? या फिर दूसरा ऑप्शन है अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम, क्या आपको राइम बार बार स्टैंजा में नजर आता है? या फिर तीसरा ऑप्शन है अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ अलिटरेशन, क्या अलिटरेशन बार बार आता है? या फिर अ रिकरेंट पैटर्न ऑफ मेटाफर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा रुक के मैं आप सभी का सुनना चाहूंगा कि क्या जवाब आप लोग दे रहे हैं भाई, जल्दी से आप लोग जवाब दें, व्हाट विल बी द आंसर। चलिए, बहुत सही आप लोग गेस कर रहे हैं, इसका आंसर होगा बी, रिकरेंट पैटर्न ऑफ राइम। अगर आप लोग को याद हो तो अक्सर जब हम आप लोग को पोएम पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि इस पोएम का ये राइम स्कीम है। क्यों राइम स्कीम बताते हैं भाई? क्योंकि स्टैंजा का एक राइम स्कीम होता है। अगर वास्तव में अच्छी स्टैंजा है तो राइम स्कीम होगा, अगर राइम स्कीम है नहीं तो फ्री वर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे शेक्सपियरियन सोनेट की बात करें तो आपको ए बी सी डी मिल रहा है कि नहीं? ए बी यानी पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम कर रही है, दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम कर रही है, ये आपको एक रिकरेंट पैटर्न मिल रहा है राइमिंग का। इसी प्रकार से अगर आप पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो ए बी बी यानी पहली लाइन चौथी लाइन से मैच कर रही है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन से मैच कर रही है। तो स्टैंजा का मतलब यही है कि भैया राइम करेगा, उसका एक राइम पैटर्न होगा। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसी चीजें जो आप छोड़ देते हैं, ऐसी चीजें जो आपको लगता है ये तो कम महत्वपूर्ण है, हम उन चीजों पे आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे और बहुत आपको आनंद आने वाला है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने वाली है। जरा यहां ध्यान दें, इन एडिशन टू राइम। चलो, अब एक बात तो समझ लिया कि राइम जरूरी है, राइम जरूरी है अगर वो स्टैंजा है तो, लेकिन और क्या जरूरी चीज है? व्हाट क्लोज आर स्टैंजाज यूजुअली यूनिफॉर्म इन। भैया राइम के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसमें स्टैंजा जो है लगभग किसी चीज को फॉलो करती है बहुत अच्छे से, वो लगभग हर जगह देखने को मिलता है हर स्टैंजा में। तो भाई बताएं जरा इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या आपको मीटर एंड रिदम की बात हो रही है, टोन थीम एंड टोन की बात हो रही है? सबसे आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो जवाब देना है, या फिर नंबर एंड लेंथ की बात हो रही है, या फिर स्पीकर एंड ऑडियंस की बात हो रही है? देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं, जल्दी जवाब दें। नीलम जायसवाल, तालियां हो जाए आपके लिए। दिव्या अग्निहोत्री का जवाब सही है, सुषमा चौहान का जवाब सही है, बहुत अच्छा जी। तो आप ध्यान दें यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी सी। अगर आप किसी भी स्टैंजा को देखें तो उस स्टैंजा में नंबर और लेंथ लगभग क्लियर होता है। जैसे आप शेक्सपियरियन सोनेट की फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, वहां पे आपको 3 स्टैंजा दिखेगा जो कि क्वार्टेन होगा, यानी नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है, 4 और लाइन भी फिक्स है, ठीक है, कि 4-4 लाइन का आपका होगा। तो इस तरह से अगर आप लेंथ की बात करें और नंबर की बात करें तो ये लगभग फिक्स होता है। पहले राइम स्कीम चाहिए, फिर उसके बाद से जो हर स्टैंजा का क्या लेंथ होना चाहिए वो भी लगभग फिक्स रहता है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनली जो है ड्रामा लिटरेरी फॉर्म की ओर आ गए हैं और यहां पे हम आपके लिए ड्रामा का एक बेहतरीन टर्म लेकर आए हैं जिसका नाम है बॉडलराइज, बाउडलराइज, ठीक है, बाडलराइज आप बोलिए या बाउडलराइज बोलिए, बोडलराइज। तो ये जो बोडलराइज है, ये वर्ड जो है बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? अगर आप जो है बॉडलराइज का मतलब आपसे मैं पूछूं तो क्या समझते हैं आप? तो जरा ध्यान दें, टू क्रिटिसाइज अ लिटरेरी वर्क हार्शली, क्या किसी लिटरेरी वर्क को बहुत ही हार्शली हम क्रिटिसाइज करें? या फिर आप टू पब्लिश अ न्यू एडिशन ऑफ अ बुक, किसी बुक का नया एडिशन लाएं, या फिर टू रिमूव इनडिसेंट पैसेजेस फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क, या टू एडॉप्ट अ स्टोरी फॉर डिफरेंट ऑडियंस। तो बहुत अच्छा, इसका आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं, सी बिल्कुल। बॉडलराइज का मतलब होता है कि आप इनडिसेंट पैसेजेस जो हैं वो आप लिटरेरी वर्क से हटा दें, ठीक है, ये मतलब होता है।
चलिए, अब एक और बहुत अच्छा आप सभी के सामने है। एक प्रश्न आप सभी से पूछना था कि ये जो बॉर्डराइज का कॉन्सेप्ट आया, बॉर्डराइज करना एक वर्ब बना है, ये आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन है क्या? ये शब्द आया कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुआ? क्या किसी वस्तु से ओरिजिनेट हुआ या किसी पर्सन के नाम से ओरिजिनेट हुआ? क्या आप बता सकते हैं मुझे जल्दी? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मेरा अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्क, उस वर्क का नाम बताइए दैट रेवरेंड थॉमस बाउडलर टीडीएफ। टीडीएफ का मतलब क्या होता है? टीडीप अप, ठीक है। टाइडीप अप का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लीन एंड ऑर्डरली, ठीक है। तो भैया उस वर्क का नाम बताइए। जैसे आप सभी ने समझा कि बॉर्डराइज का मतलब होता है कि किसी भी पैसेज से, किसी बुक से वो सारी चीजें जो थोड़ी सी अच्छी ना हो, शोभनीय ना हो, उसको आप हटा दें और उसको हटा के जो आप नई बुक का निर्माण करें एडिट करके, ठीक है। इस प्रोसेस को बॉर्डराइज बोलते हैं। इस प्रोसेस, इस कॉन्सेप्ट को लाने वाला जो पर्सन है उसका नाम है थॉमस बाउडलर। तो इनके नाम से ही बॉर्डराइज बना है, बाउडलर नाम से, ठीक है। अब जो है इन्होंने एक बुक लाई थी, एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द फैमिली शेक्सपियर। बुक आया था जिस बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है द फैमिली शेक्सपियर। इस बुक में उन्होंने सबसे पहली बार ऐसा बात किया था। और जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, जब बुक का नाम है फैमिली शेक्सपियर, इसका मतलब कि शेक्सपियर के बुक को इस प्रकार से एडिट किया गया है कि आप उसे पूरी फैमिली के साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर उसका मंचन हो, नाटक हो, तो पूरी फैमिली के साथ आप उस नाटक को देख सकें। यानी कोई भी अभद्र बात हो, कोई भी गड़बड़ चीज हो, तो उसको हटा दिया गया। ये बुक पहली बार कब आई थी? ये बुक पहली बार आई थी 1818 में। आप सभी को बता दें कि ये जो द फैमिली शेक्सपियर है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पहली बार कब आया, तो ये 1818 में आया। अब सबसे लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो आज का है, और जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज बाउडलर्स स्टेटेड रीजन फॉर द ओमिटिंग। ये जो उन्होंने ओमिटिंग किया है, ओमिटिंग का मतलब जिन चीजों को छोड़ा है, जो इंडिसेंट पैसेजेस थे, जो लाइंस थी शेक्सपियर के वर्क से, उसको हटाया, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो ये रीजन इन्होंने दिया है, जरा ध्यान देंगे। टू मेक इट शार्टर फॉर बिजी रीडर। इनका पर्पज क्या ये था कि जो पैसेज है या जो बुक है उसको छोटा बना दिया जाए ताकि जो है आसानी से पढ़ लें, लोग बिजी हों तब भी। या फिर टू अपडेट द लैंग्वेज फॉर मॉडर्न ऑडियंस, या फिर लैंग्वेज को अपडेट कर रहे थे जो मॉडर्न ऑडियंस है उसके हिसाब से। या फिर तीसरा मतलब यह है कि टू रिमूव व्हाट एवर वाज अनफिट टू बी रेड बाय अ जेंटलमैन इन अ कंपनी ऑफ लेडीज। या फिर ये चाहते थे कि जब लेडीज के कंपनीज में कोई जेंटलमैन है, अगर उसको पढ़े तो उसको बिल्कुल भी शर्म न महसूस हो, क्योंकि अगर उन चीजों को हम हटा देंगे तो कुछ उसमें अभद्र रह ही नहीं जाएगा और फैमिली के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी सी, ठीक है। अब इसके अलावा आज अभी और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया और अभी समय का अभाव है, तो इसलिए आज के लेक्चर को मुझे अभी रोकना पड़ेगा। एक बार आप लोग बताएंगे आप सभी कि आप लोग को आज का लेक्चर कैसा लगा। हमने बहुत सी ऐसी चीजें जो नॉर्मली आप अच्छी बुक को पढ़ते हैं लेकिन आप मिस कर देते हैं, हम उन सारी चीजों को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे डे बाय डे। हम जिस भी लेक्चर को लेकर आएंगे उस लेक्चर में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को जितना ज्यादा डिस्कस कर सकें, आपको जितना क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक सकें ताकि आप उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। आप सभी से एक और बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है, बहुत बड़ा नहीं है, आपके लिए बहुत छोटा है लेकिन हमारे लिए बड़ा है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पे क्लास लेकर आता है, वो भी बिगिनिंग दौर में, तो आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पता नहीं क्यों ये चाहते हैं कि जिस कम्युनिटी में हम हैं उसमें कोई दूसरा एंट्री ना करे। किसी की रोजी रोटी तो लेने कोई नहीं आ रहा है, हम तो बढ़िया चीज आपके सामने लेकर आ रहे हैं और लेकर आएंगे ही, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता तो कुछ अपने लोगों को भेज देते हैं उल्टा सीधा कमेंट कराने के लिए। जैसा कि आज के लेक्चर में आपने देखा कि बिगिनिंग से वो व्यक्ति हावी हो गया था और गंदी गंदी बातें लिख रहा था। आप लोग को ऐसे लोग को इग्नोर करना है, पहली चीज। दूसरी बात, आप सभी को इतने उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करना है कि उसका मैसेज कहां चला जाए उसको भी पता ना चले।
लेकिन आप लोग को ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने उत्साह में कोई कमी नहीं रखनी है और आपको अपने सपोर्ट में कोई कमी नहीं दिखानी है। अदरवाइज जो इतना बेहतरीन लेक्चर मैं लेके आ रहा हूं, अगर मेरे उत्साह में कमी पड़ गई तो फिर मैं वो लेक्चर कैसे लेकर आ पाऊंगा। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है, उसके बाद से जो आपके जितने भी अभी के कमेंट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी जो आपने अभी इस लाइव क्लास के दौरान जो भी बातें लेक्चर को लेकर आप कहेंगे वो बाद में नहीं रहेगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि जब ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके आधे 1 घंटे बाद आप उस लेक्चर के ऊपर जो भी आपका फीडबैक हो, आपको जैसा भी लगा हो लेक्चर से, आपने कोई भी चीज सीखी हो, 1 घंटे के लेक्चर में आपको हो सकता है एक टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, जो भी आपको समझ में आया हो, प्लीज आप उसे बताने से संकोच ना करें, क्योंकि आपके बताने से जो लोग उन लेक्चर को दोबारा देखेंगे या फिर कमेंट को पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि इस लेक्चर में क्या है, क्या खूबी है, क्या हमें ये YouTube क्लास एसके सर की देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। ये आपका काम है, यहां आप पीछे ना हटें। अगर आपका जोश हाई है तो मेरे जोश को तो कोई कम ही नहीं कर सकता। तो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं आप सभी से कल अगली क्लास में। कल हम ग्रामर, वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन का सेक्शन करेंगे। सभी को गुड नाइट।